देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय। कल हम बता दिए थे प्रथम। तो कल आप देखे होंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम समाप्त हुआ मद्रास की संधि से। किससे समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। उसमें बहुत सारे उपबंध थे, मगर एक उपबंध ये था कि मैसूर पर आगे भविष्य में आक्रमण होगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? मदद करेंगे। बात समझ रहे हैं? ये मद्रास की संधि में ये शर्त था ना, जो संधि हुआ था और अंग्रेजों के बीच। अब हुआ क्या कि इसी के ये 1767 से 69 वाला, द्वितीय हुआ 80 से 84। तो मराठों ने, आप देखे होंगे, अगर फिगर ध्यान में है तो आप देखे होंगे कि अक्सर ये लड़ते आएंगे ना। यहाँ थे मराठे, यहाँ मैसूर। तो मराठों ने 1770 में मैसूर पर हमला किया। मैसूर पर क्या किया? हमला किया मराठों ने मैसूर पर। अब इस संधि के अनुसार तो अंग्रेजों को मदद करना चाहिए था, मगर उन्होंने मदद नहीं किया और अंग्रेज मुकर गए। तो एक तो ये बात खटक रहा टीपू हैदर अली में कि ये मद्रासे अंग्रेज मद्रास की संधि को नहीं माने, अपने वादे से, अपने संधि के तहत वो मुकर गए। ठीक। अब दूसरी घटना क्या हो ये देखिए। ये जो माहे है ये मैसूर राज्य में पड़ता था। ये माहे मैसूर राज्य में पड़ता था। ये इस पर फ्रांसीसी रहते थे। बात समझ रहे हैं? अब अंग्रेजों को डर था ना कि ये फ्रांसीसी जो है अमेरिका में भी थे और वहाँ भी इन लोग का विवाद चल रहा था, या इधर भी विवाद चलिए रहा था। संधि हो गया था। वांडीवास का संधि कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। मगर फिर भी अभी 10 साल बीता है ना, 10-12 साल। फिर भी अंग्रेजों के मन में ये डर था कि संधि का ये भी तो तोड़ सकता है। सेना रखे, साठगांठ रखे, सेना नहीं रखे। बात समझ रहे हैं? मगर किसी राजा के साथ सपोर्ट कर दे, मिल गए। तो फ्रांसीसियों ने किया, क्योंकि आधुनिक तरीके से अंग्रेजों को मात कैसे दिया जाए ये जानते अच्छी तरह से थे फ्रांसीसी। सेना को कैसे संगठित किया जाए उनके दिमाग से, उनके सोच विचार से परिचित थे फ्रांसीसी। तो हाथ पैर तो मारेंगे। वांडीवास के बाद पूरी तरह से फ्रांसीसी समाप्त हो जाएंगे। सेना ना नहीं रख सकते हैं, कूटनीति तो कर सकते हैं। तो इस सबसे अंग्रेज सतर्क थे और हमेशा डर लगता था अंग्रेजों को कि ये फ्रांसीसी अंग्रेजी राजा भारतीय राजा के सपोर्ट में ना आ जाए, उन लोग को प्रशिक्षण ना करने लगे, उन लोग का, हम लोग का विचारधारा ना बता दे, हम लोग का दिमाग ना दे दे। इस बात से अंग्रेज सतर्क थे। तो ये टच में थे। मतलब मैसूर राज्य था, फ्रांसीसी वहाँ रहते थे और यहाँ हैदर अली का राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरा। तो अंग्रेजों ने किया क्या कि 1799 माहे पर कब्जा कर लिया। और देखिए उद्देश्य देख रहे हैं। उद्देश्य अंग्रेजों का दो ही था कि इस सब को रोको, नहीं तो फ्रांसीसी मैसूर के साथ मिलकर हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, प्रशिक्षित कर सकते हैं, हमारी विचारधारा से अवगत करा सकते हैं। अमेरिका में एक बार ऐसे कर चुके हैं फ्रांसीसी। इससे ये भारत से सतर्क थे। तो इन्होंने कब्जा किया और फ्रांसीसियों के अंतर्गत आता था और 1799 में कब्जा किया। ये दो घटना हो गया मैसूर के साथ ना। फिर तो क्या किया हैदर अली कि फिर वही गुटबंदी किया। इस हमला के बाद फिर वही गुटबंदी पीछे जो आंग्ल मैसूर प्रथम में हुआ था। निजाम को मिलाया, मराठे को मिलाया और मैसूर वो खुद ना। अब फिर यही गुटबंदी के तहत मराठे क्यों आए? निजाम को तो चाहिए था, मान लीजिए क्षेत्र, वो पैसा क्षेत्र का भूखा हुआ आदमी था, उसको कुछ चाहिए नहीं था। जो जिसके तरफ था, आज का नेतागिरी में देख लो ना कौन है, बस पद चाहिए, इधर उधर सब, समझ रहे? कोई उसका मोरलिटी नहीं था। तो उसको चाहिए था क्षेत्र और पैसा। मराठे क्यों आए कि 1780 में अंग्रेजों ने हमला किया था। प्रथम मराठा युद्ध हो चुका है 75 में, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था।
तो मराठों के दुश्मन तो थे ही अंग्रेज ना, तो ये लोग मराठों ने सोचा कि क्यों ना मिल जाए निजाम है हम लोग भारतीय हैं, मिल जाए। अब फिर वही गुटबंदी मैसूर पर 1780 में हुआ। यही गुटबंदी के तहत ये तीनों ने मिलकर फिर हमला किया मद्रास पर। अब यहाँ मद्रास पर अंग्रेज हार गए और यहाँ कर्नल बेली था। कौन था यहाँ? कर्नल बेली। मगर इस समय अंग्रेजों की स्थिति बदल चुकी है, उनका व्यवस्था सेंट्रलाइज हो चुका है, उनकी नीतियाँ में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ क्या था कि यहाँ का राजा के वहाँ के राजा से कोऑर्डिनेशन नहीं, यहाँ के राजा से वहाँ का कोऑर्डिनेशन नहीं। कोऑर्डिनेशन तो छोड़िए, प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मगर अंग्रेजों की यहाँ कर्नल इस गुटबंदी के तहत, कूटनीति के तहत कर्नल बेली हार गया। मगर यहाँ पे अंग्रेजों की स्थिति क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। आप देखिए, ये घटना पहुंची बंगाल, यहाँ है मद्रास, यहाँ है बंबई, और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग है। रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, ये मत भूलिए। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नर को एक कर दिया गया है। अब रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान ध्यान दीजिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, बात समझ रहे हैं, और विधियां बनाने का अधिकार भी मिल गया है। मगर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है इन तीनों गवर्नरों के बीच में ना। एक सूरत की, एक पुरंदर की संधि होगी, देखिएगा, एगो मानेगा एगो नहीं मानेगा, इसी विवाद पर चल रहा है। अभी रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, तो ये बात पता चला किसको कि कर्नल बेली हार गया है, ये गुटबंदी कर चुका है लो मद्रास में। तो मद्रास की घटना पता चली कलकत्ता वारेन हेस्टिंग्स को। बात समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन देखिए, तो वो वहां से वारेन हेस्टिंग ने वारेन आयरकुट को भेजा कि जाओ। ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल है वो, कौन? वारेन हेस्टिंग। इसने भेजा आयरकुट को। ये आयरकुट क्या किया कि गुटबंदी तोड़ दिया। ये लोग जो गुट बनाए थे, आयरकुट एक कूटनीति तरीका, कूटनीति चाल से इन लोग की गुटबंदी मराठा निजाम और मैसूर को तोड़ दिया। ठीक, मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजाम तो ऐसे ही भाग गए। मराठा हट गए तो निजाम की कोई औकात नहीं थी, मैसूर अलग फिर अकेला पड़ गया। इनके साथ सालबाई की संधि की। सालबाई की संधि में क्या उपबंध था वो आगे के मराठा के युद्ध में हम लोग पढ़ेंगे। तो मराठों को गुटबंदी तोड़ दिया। अब गुटबंदी तोड़कर आयरकुट ने हैदर अली पर हमला किया। यहाँ हैदर अली पर हमला किया और पोटोनोवा का युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ? पोटोनोवा का युद्ध। पोटोनोवा का युद्ध पूछ दे किसके अंतर्गत? तो यही आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, आंग्ल मैसूर द्वितीय है। पोटोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली हार गया। देखिए, इसकी अगर आपको निकालना होगा कि इसके युद्ध की जो हार और जीत का कारण क्या है अंग्रेजों को, तो क्या निकालिएगा? अंग्रेजों के जीत का कारण ये निकलेगा कि उनकी व्यवस्था सेंट्रलाइज थी, उनके शासन व्यवस्था में कोऑर्डिनेशन था, बात करते थे यहाँ से वहाँ से। ये नहीं, आज भी वो भारत सरकार वो चीज़ें रखी हुई है। अगर किसी राज्य में आपदा पड़ रहा है तो दूसरे राज्यों से मदद लिया जा सकता है, यहाँ से सैनिक, यहाँ से पुलिस लिया जा सकता है। बात चाहे कितना भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हों, मतलब सभी राज्यों में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अगर सीमा से जो राज्य जुटे हुए हैं वो कहे कि नहीं हम नहीं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शेयर करते हैं भारत में आज भी राज्य, उनसे साथ उनके मुख्यमंत्री से इधर से मुख्यमंत्री का कनेक्शन ना हो, इधर से उधर का कनेक्शन ना हो, कैसे चलेगा? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था और यही कोऑर्डिनेशन से आज भी भारत चलता है। आप देख लो। ठीक, अगर हमारी सीमा लड़ती है तो अगर हमारी सीमा, जैसे मान लीजिए राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो अगर पाकिस्तान राजस्थान पर हमला करता है तो ये बात पहुंचेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तत्काल एक्शन लेगा, वो अपने हिसाब से, उसके पास सैनिक है, एयरफोर्स है ना। इस तरह से कोऑर्डिनेशन, तो इस चीज़ की हम लोग की कमी थी
इसी वजह से हम लोग क्या हुए, हार गए, अंग्रेज इसी वजह से जीत गए। बात समझ रहे हैं? तो ये सब पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, ये नहीं कि युद्ध हुआ हम धो के मार दिए, हम धो के पीट दिए, हमारे पास बड़का हथियार था उसके पास छोटका था। नीति सोचा जाता है कि पॉलिसी क्या था, किस पॉलिसी के तहत कौन ऐसे कारण था। लड़ना, युद्ध में कौशल क्षमता होनी चाहिए, लड़ने की कला होनी चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो बहुत छोटा चीज़ है, मगर पॉलिसी क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हैदर अली इस तरह से हार गया। अब हुआ क्या, इसके बाद की ये घटना है कि इसके बाद हारने के बाद कि 1782 में हैदर अली मर गया। युद्ध में नहीं मरा, वो घायल हो गया था युद्ध में, इस युद्ध में घायल हो गया था, जिसकी वजह से 1782 में मर गया और 1783 में आयरकुट भी मर गया। 1783 में आयरकुट भी मर गए, ये दोनों मर गए। अभी बंगाल के अभी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। बात समझ रहे हैं? कुछ मतभेद भी है आंतरिक इन लोग का ना, ये अभी थोड़ा से पूरी तरह से 100% माइंडसेट नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रति। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों शांति चाहते थे। इसके मरने के बाद टीपू सुल्तान राजा बना, ठीक, दोनों शांति चाहते थे कि इधर भी दुखी था उधर भी दुखी था, इन लोगों के पैसे की कमी थी, इसके भी आंतरिक माल में थे, तो दोनों ने संधि कर लिया। दोनों ने क्या कर लिया? संधि। शांति चाहते थे तो संधि हो गया, मंगलोर की संधि हुआ। कौन हुआ? तो अगर पूछ दे कि मद्रास आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा कैसे खत्म हुआ? मंगलोर की संधि हुआ, और इसमें संधि में दोनों एक दूसरे को विजित क्षेत्र वापस कर शांति की अपील किए और युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, दोनों एक दूसरे का करके युद्ध समाप्त हो गया। मगर टीपू सुल्तान इस युद्ध के समाप्ति के बाद शांत नहीं रहा, वो दूरदर्शी था और आगे के बातों को सोचता था, प्रिडिक्ट कर लेता था कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। बात समझ रहे हैं? दूरदर्शी कहने का मतलब कि आदमी 20 साल बाद 30 साल बाद का सोच ले, 200 साल बाद सोच ले कि ये संभावनाएं हैं और सही में सटीक हो जाता है। कुछ चीज़ भगवान कुछ नहीं करते हैं, आप प्रिडिक्टेबल है, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। बात समझ रहे हैं? अगर कोई स्थितियां नहीं बिगड़ी तो। बात समझ रहे हैं? तो ये दूरदर्शी विचारधारा का था कि कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, अंग्रेजों की नस नस से वाकिफ था ये। तो इसने क्या किया ना, दूरदर्शी था तो कि ये विदेशी व्यापार किया। जिस तरह अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने ब्रिटेन के तरफ से, उस तरह ये भी अपना भेजा विदेश में व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये समझता था कि पैसे के अभाव में कोई युद्ध नहीं जीत सकते हो। पेट पर आ जाए और बीमारी पर आ जाए तो कोई युद्ध आप जीत सकते ही नहीं हो। तो जिस तरह अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने, उस तरह ये पहला शासक था कि इधर से भेजा कि जाओ व्यापार करो, विदेश में आओ, वहाँ से पैसा लाओ, क्योंकि सारा खेल तो पैसा का है। ठीक, तो विदेशी व्यापार भेजा पैसा बढ़ाने के लिए, और साथ ही वो समझता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था और फ्रांसीसियों के टच में था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अंग्रेजों को साधना है तो फ्रांसीसियों को साधना पड़ेगा, और वो भी समझ रहे थे फ्रांसीसी कि अभी कोई टक्कर दे सकता है तो यही। तो ये दोनों के टच में था, फ्रांसीसियों के टच में था। तो फ्रांसीसी जो थे ना, अपने यहाँ की बातें इसको बताते थे कि हमारे यहाँ क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ, हमारे यहाँ स्वतंत्रता क्या है, नागरिकता क्या है, इस तरह की बातों से अवगत कराते थे। मौलिक अधिकार, इस सब मतलब वहाँ का जो आज का है, हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं ना, ये सब वहीं का है लगभग। तो ये सब बातें टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी बताते थे कि जनता का भी अधिकार होता है ना, लोकतंत्र क्या है, नागरिकता क्या है, अपने यहाँ की बातें इस सब को बताते थे टीपू सुल्तान को। तो ये टच में था। इसी क्रम में ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, और इसका सोच जो था ना, उस समय के तत्कालीन राजा से 50 साल आगे था, 50-100 साल आगे था। जो आज हम लोग करते हैं ना, इसका सोच उसी वक्त था कि वो फ्रांसीसियों के दिमाग के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहा था। ये इसी के क्रम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। बात समझ रहे हैं?
मतलब एक प्रतीक के रूप में वृक्ष लगाया और उसको स्वतंत्रता का वृक्ष कहा और अपने आप को नागरिक कहा। जैसे हम पढ़ाए थे उधर ना कि नागरिक की परिभाषा, तो नागरिक टीपू कहलवाया कि हम राजा नहीं हैं, हम नागरिक टीपू हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, जैसे राजा भी एक नागरिक है। नहीं तो राजाओं में तो पहले अहंकार भरा हुआ था कि हम राजा हैं, हम मतलब इस धरती के राजा हैं, तुम हमारे प्रजा हो, और इस धरती पर हमारा अधिकार है, जहां हमारा क्षेत्र है उस पर अधिकार है, यहाँ के जनता, यहाँ के संसाधन पर अधिकार था। इस तरह की विचारधारा थी। जबकि टीपू सुल्तान की क्या विचारधारा पनपी कि नहीं, हम भी नागरिक हैं, जितना हक हमारा है एज ए राजा उतना हक कितना है यहाँ प्रजा का भी है, दोनों बराबर हैं, कानून के समक्ष दोनों बराबर है। यही तो बात पढ़ा है कि कानून का राज चलता है। आज अगर कोई अधिकारी हो उसको भी लग सकता है, कानून के समक्ष सबको बराबर है। तो ये सब बातें जो आज है ये फ्रांसीसी सबको बताते थे। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये दूत भेजा। देखिए तीसरा काम क्या किया, जो अंग्रेजों को खास तौर पे, ये सब तो चुभिए रहा था, विदेशी व्यापार अंग्रेज देख रहे थे कि देखिए हमारे चाल पर ये चल रहा है, हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है, हम जैसे जैसे किए हमारा जैसे है उस तरह से ये उभर रहा है, और इसका हेल्प कर रहे हैं कौन, फ्रांसीसी। तो ये सब तो चुभिए रहा था, ठीक। और सबसे ज़्यादा चुभ गया कि दूत भेजा वो नेपोलियन के पास। नेपोलियन उस समय यूरोप में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, उसके पास अपना दूत भेजा, उससे कुछ संपर्क किया मगर पूरी तरह से संपर्क हो नहीं पाया। बात समझ रहे हैं। तुर्की के पास सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, बंदूक तो तरीका उरीका जो ये फ्रांस सब बताते थे कि हम लोग का युद्ध कौशल क्या है, हम लोग कैसे युद्ध करते हैं, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसियां हैं, इस तरह से इसको ट्रेंड करते थे। और वैसे वैसे करता गया, सेना को यूरोपीय ढंग से मॉडर्न तरीका से बनाया। जैसे हम लोग में पहले था कि तलवार से या भाला से लड़ना था, तीर से, इसको उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो ले लिए, मगर सब नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। तो इसने भी अपनी सेना को उस ढंग से प्रशिक्षित करना चालू किया। बात समझ रहे हैं। तब ये चीज अंग्रेजों को एकदम नागवार गुजरा। अब समझ गया कि ना, अब अगर रुक गए तो हम लोग हार जाएंगे। देख रहे हैं इसका कदम, उस समय से कितना क्रांतिकारी कदम है ये। एक कोहगो में सफल हो जाता ना तो बताता ही। बात समझ रहे हैं। फ्रांसीसियों के साथ मतलब अवगत थे ना फ्रांसीसी अंग्रेजों के नस नस से। अरे वो चीज तो रामायण में भी हुआ है। आप समझो विभीषण सच में ना मिलते ना, भगवान थे, वो अपने आप को स्वीकार नहीं किए, ठीक है कि हम भगवान हैं। भगवान है तो उनके लिए कोई है नहीं, मगर युद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो अगर विभीषण ना मिलता ना मार नहीं पाते, ठीक। वही कांड यहाँ हो रहा था, ठीक। राम जी रावण को मार नहीं पाते क्योंकि किसी की किला में प्रवेश करना कुछ जाने बिना, कुछ इथी किए हुआ, क्या उसकी नीति है, क्या पॉलिसी है, क्या उसका युद्ध कौशल है, कितने वीर हैं, कैसे समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा ना। वो तो इथिए को देखकर घबरा गए था लोग, कुंभकर्ण को, कि ये आदमी है कि क्या है कि माया है भाई। हाँ, ऐसा ऐसा वीर छुपा हुआ था उस किला में, समझ रहे हैं। तो ये दोनों तरह से देखना है, ठीक, कि उधर के तरफ से इधर के भी तरफ से, राम जी की तरफ से सोचिएगा तो ये निकलेगा कि हाँ अगर जितना है तो वो को मिलाओ। वो तो उधर से देख रहे थे रावण की तरफ से, तो इधर से भी देखिए, रावण की युद्ध नीति देखिए, फिर राम जी की भी देखिए। देखना है तो किसी भी युद्ध को अगर जीतना है तो आज भी है कि आपको पहले से पूर्व अनुमान होना चाहिए। जो विभीषण ने किया वही कार्य तो आज हर एक देश करता है। अपना ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है। भारत का क्या है, रॉ क्या है, ब्रिटेन का क्या है, खुफिया है, खुफिया विभाग विदेशों में कार्यरत है ना। अगर रॉ के एजेंट को पकड़ लिया ना तो बड़ा मार मारता है और बड़ी प्रताड़ना से मारता है। मतलब एक को मतलब ये नहीं, वो गुप्त है, पता नहीं चलेगा। तो ये चीज तो आज भी हो रहा है, वो चीज वहां भी हो रहा है। बात समझ रहे हैं। हर देश अपना रखता है एजेंट। तो ये भी दोनों तरफ से सोचिए, ठीक। ये हुआ, ये बात अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और यही सूत्रपात कर दिया
तृतीय युद्ध, आंग्ल मैसूर तृतीय, जो 90 से 92 तक। अब यहां से 1790 तक तो ये सब काम टीपू करता ही रहा। देखिए 82 के बाद से 90 तक ये काम करता रहा ही, मगर 90 में अंग्रेजों को लग गया कि अब करना पड़ेगा, और यही चीज आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय का सूत्रपात बना, जो 1792 से 92 में हुआ, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक कंक्लूजन में क्या निकाले आप लोग? हैदर अली प्रथम युद्ध में जीता, द्वितीय में हारा। प्रथम युद्ध का समाप्ति, द्वितीय युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि। ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? पहला युद्ध कब हुआ? पहला 1767 से लेके 69 तक। दूसरा कब हुआ? 1780 से 84। अब थोड़ा सा यहीं पे दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्या खेला खेल रहा है सब। 1764 में क्या हो गया है? बक्सर जीता। देखिए 64 में बक्सर जीता, 67, 68, 3 साल बाद, जैसे नहीं चूहा करता है कि इधर भी खोदना चालू, उसी तरह से 67, 69 हुआ, यहाँ से पिटाया सब, ठीक। यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से पिटाया, शांत हो गया। दूसरा युद्ध 1780, कितना साल का गैप है जी? 11 साल क्या कर रहा था? हाँ 11 साल बिचुआ में है। इस देखो 1775 से किधर, 75 से कब तक है? 82 ना, हाँ 82 तक, 1775 से 1782 तक शांत नहीं बैठा है। ये आंग्ल मराठा से एथी कर रहा है, तब मराठों से उधर कुछ दाल नहीं गला, तब इस पर फोकस किया कि ना, ये अगर इधर नहीं हो रहा है, हम लोग इधर लगे रह गए तो है टीपू सुल्तान हम लोग को जीने नहीं देगा। तो टोटली अब टीपू सुल्तान पर इसके बाद लगातार 3 गो युद्ध होगा, और तब वो सब सोचेगा कि अब निपटाते हैं मराठों को। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये राजनीति पूरा समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ तो ये समझिए, ठीक, रहने देते हैं।